तो भाई रात के बज रहे हैं 1 और हम लोग अपनी फ़र्स्ट एसी की जर्नी को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। नींद विंद बिल्कुल आ नहीं रही थी तो जिया मुझे एक हॉरर इंसिडेंट शेयर करने लगी। मतलब इसके पहचान का एक लड़का जिसने फ़र्स्ट एसी की ट्रैवल में इतना कुछ खौफनाक एक्सपीरियंस कर लिया कि लिटरली उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो मैंने बोला कि रुको रुको रुको, एक काम करो, तुम ये कैमरे में ही सबको बताओ। प्रॉपर अपना ब्लडी वाइब्स के ऑडियंस भी एक अनोखी घटना को जान लेंगे, उनका भी मनोरंजन हो जाएगा और आने वाले कुछ दिनों तक अपने वीडियो भी थोड़े डामाडोल रहेंगे फंक्शन के चक्कर में, तो वो चीज़ भी कवर हो जाएगी। तो चलो भाई तुम तो सुनाओ कहानी, ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते अपन। ये जो घटना घटी थी ना, दिग्विजय नाम के लड़के के साथ घटी थी, जिस लड़के को मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। भले ही उससे एक बार मैं मिली थी, लेकिन वो इतना अच्छा लड़का है जिसकी वजह से हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। आज से 4 साल पहले मैं एक शूट कर रही थी। उस शूट के दौरान उस टाइम में बहुत सारे लड़के लड़कियां सब लोग थे, तो हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे। रात का ही सीन लगा हुआ था, रात के लगभग 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो उन्हीं में से एक दो लड़कियां थोड़ी बहुत भूत प्रेत की बातें करने लगती है कि ये बंगलो भूतिया होता है, शूटिंग लोकेशन का वो बंगलो भूतिया है। तभी दिग्विजय बोलता है कि कोई भी चीज़ें कितनी भी ज़्यादा भूतिया होगी, मेरी ज़िंदगी इतनी भूतिया तो नहीं हो सकती। तो सब लोग बोलते हैं कि क्या तेरी ज़िंदगी भूतिया है? तो मतलब तू मजाक कर रहा है, तो डराने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को। मतलब तो मेरी ज़िंदगी जितनी भूतिया नहीं हो सकती, मतलब उसने उसके कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा बता रहा था वो। बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ तो बता। लड़कियां पूछती ना उससे, क्या क्या मतलब तेरी ज़िंदगी जैसी जैसी, और मैं भी पूछती हूँ। तो बोलता है कि आज से लगभग 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले मैं क्या था कि मैं दिल्ली में रहा करता था। दिल्ली में रह के अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी जी रहा था। वहाँ पर भी एक्टिंग में थोड़े बहुत काम कर रहा था, जैसा कि ट्रेन शूट हो गया, छोटे मोटे एयर शूट हो गया, छोटी मोटी चीज़ें हो गया, ऐसे शूट कर रहा था। कुछ बड़ा काम नहीं कर पाया था ज़िंदगी में, लेकिन हमेशा से एक जज्बा, एक जुनून था कि मुझे एक बड़ा एक्टर बनना है, मुझे लाइफ में कुछ झंडे गाड़ना है। उसके चक्कर में मैं बहुत सारे ग्रुप में ऐड था, जो कि मुंबई के ऑडिशन वाले ग्रुप भी थे। तो वहाँ से मैं बहुत लोगों से कांटेक्ट भी करता था, मुंबई के लोगों से बात करता था, कांटेक्ट करके ऑडिशन बना के दिल्ली से मुंबई भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ये सारी चीज़ें भी बहुत करता था। एक दिन की बात होगी, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। यही शाम के 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा होगा। मुझे अचानक से एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और जब मैं फ़ोन उठाता हूँ तो वो बंदा बताता है कि मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, और आपकी एक प्रोफाइल जो आपने भेजा था, वो प्रोफाइल की वजह से आप हमारे एक फ़िल्म के लिए सिलेक्ट होते हो एज अ हीरो। मतलब वो कास्टिंग डायरेक्टर दिग्विजय से ऐसा कहता है। हाँ हाँ, कि एज अ हीरो सिलेक्ट होते हो। तो ये बोलता है ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा मतलब शूट कब रहेगा? कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है शूट का तो सब बता देंगे आपको, लेकिन ये एक लो बजट फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि फिल्म थिएटर में रिलीज़ होगी, ओटीटी पे होगी, या होगी भी कि नहीं होगी, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको बजट ठीक ठाक दे रहे हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो करने के लिए? तो दिग्विजय बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या सोचता है कि मैं छोटी मोटी फिल्म भी करूँगा तो मेरे प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे मुझे और भी काम मिलेगा। ऐसा होता ही है। लोग जो एक्टर्स होते हैं ना, छोटे मोटे काम भी अपने हाथ से नहीं छोड़ते हैं। ये भी उसको हाँ बोल देता है, और कास्टिंग वाला उसको अपडेट देता रहता है कब क्या शूट होगा, सारी चीज़ें होगा। कास्टिंग वाला एक दिन और कॉल करता है, बोलता है इतनी तारीख से इतनी तारीख तक का आपका डेट लॉक करना पड़ेगा। दिग्विजय को ऐसा बोलता है। दिग्विजय बोलता है अच्छा शूट मुंबई में रहेगा क्या? तो कास्टिंग वाला बोलता है देखो आपका 8-10 दिन का शूट तो मुंबई में रहेगा, इतने डेट से इतने डेट तक का, लेकिन जो बाकी का शूट बचेगा 8-10 दिन का, वो भुसावल के अंदर एक छोटा सा गांव है, वो हमारे प्रोड्यूसर गांव है, उस गांव के अंदर बाकी का शूट होगा। तो ये बोलता है तो फिर कैसा क्या करूँगा मैं आने जाने का, मुझे वहाँ से फ़्लाइट का करूँगा तो भी महंगा पड़ेगा, प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकता है फ़्लाइट का? वो बोलता है कास्टिंग वाला नहीं, आपको ट्रेन से आना है, फ्लाइट से आना, जो भी करना है आपको खुद प्रोवाइड करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। एक्साइटेड इतना ज़्यादा था कि वो जो भी डेट बताया गया था ना, उस डेट के हिसाब से आने जाने की टिकट ट्रेन की कर लेता है। जाने की टिकट उसको मिलती है सेकंड क्लास की, फर्स्ट क्लास की नहीं मिल पाती है सीट भरने की वजह से, लेकिन आने की टिकट उसको फर्स्ट क्लास की मिल जाती है। मतलब लौटने की, शूटिंग हाँ, करके लौटने शूटिंग की। करके लौटने की।
तो ये मुंबई पहुंचता है दिल्ली से। वहाँ पर उसका शूट वूट बहुत दिन तक लगता है, वहाँ पे और भी एक्टर्स से मिलता है, बातचीत होती है, शूट करता है, उसको बहुत मज़ा आता है। उसके बाद अब टाइम था इनको मुंबई से भुसावल जाने के लिए। तो ये जो ट्रेन की टिकट थी ना, ये नॉर्मल स्लीपर क्लास में ही कास्टिंग वाले प्रोडक्शन वाले करके रखे थे, सारे एक्टर्स का एक साथ ही करे थे। जब ये ट्रेन में चढ़ता है इसको पता चलता है सेकंड क्लास भी नहीं है, थर्ड क्लास भी नहीं है, तो स्लीपर में करे हैं। तो ये ना थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को लेकर ज़्यादा ही वैसा था कि मैं ऐसी ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं या तो एसी में फर्स्ट एसी सेकंड एसी में करूँगा, या तो मैं फ्लाइट से करूँगा, ऐसा वाला था। दिल्ली का एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था लड़का, ऐसा वाला था इसका। लेकिन अब क्या करें, शूटिंग भी तो करना है ना, वो भी तो एक शौक है उसका। तो आराम से उस ट्रेन से मुंबई से बैठता है और भुसावल पहुंचता है। भुसावल स्टेशन से गाड़ी बुक करी जाती है। वहाँ से भुसावल स्टेशन से एक छोटे से गांव में, भुसावल के अंदर एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। एकदम ही छोटा सा गांव था वो। वहाँ पर प्रोड्यूसर घर पे कुछ लोग रुकते हैं, कुछ लोग दूसरों घर पे रुकाया जाता है जुगाड़ करके, और वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट होती है। लो बजट फिल्म थी, लो बजट तरह से शूटिंग भी हो रही थी, खाना पीना भी वैसे ही हो रहा था। सब कुछ करते करते उसका लगभग 8-9 दिन का टाइम हो जाता है। अब उसका डेट जस्ट एक दिन बाद आने वाला था, उसकी ट्रेन की टिकट जिस दिन का था। और शूटिंग देख के समझ में नहीं आता कि ख़त्म होगा कि नहीं होगा। ये पूछता भी है कि मेरे तो ट्रेन की टिकट है, मुझे निकलना पड़ेगा, आप जल्दी से ख़त्म करो, कितना आप शूटिंग लगा कर रखोगे। तो प्रोड्यूसर अचानक से बोल देता है कि ये जो अपन लगाए हैं ना पूरा शूटिंग सेटअप, वो 24 घंटे का लगा देते हैं, दिन रात मिला के पूरा कर देंगे तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब सब कुछ घाई घाई में करना है। पूरा दिन शूटिंग होता है, पूरा रात शूटिंग होता है, वापस से दूसरे आखिरी दिन नहीं, आखिरी दिन में पूरा दिन शूटिंग करते हैं। सबकी आंख सूज गई है, मेकअप भी फेस में समझ में नहीं आ रहा, एकदम गधे की तरह काम करवा रहे हैं। उसके बाद ये चीज़ देख के ना इसको लगता है दिग्विजय को क्यों मैंने इतने लो बजट फिल्म के लिए हाँ बोला, पूरी हालत ख़राब करके रख दी है। लेकिन आखिरी दिन की जो शूटिंग थी वो करवाते हैं और पूरा दिन निकल जाता है। रात के लगभग 11:30 बजे करीब तक वो भुसावल स्टेशन पहुंचता है शूटिंग कंप्लीट करके। एकदम थक गया था, पूरा पसीना, नींद नहीं हुई है, हालत ख़राब लग रही है। 11:30 बजे करीब पहुंचता भुसावल स्टेशन पे। बाकी सब ट्रेन आ रही है, जा रही है। इसकी ट्रेन की टाइमिंग जो थी रात के 1:30 बजे की थी। अब पूरे स्टेशन का जो माहौल था ना, रात के 1 बजते बजते एकदम सुनसान हो जाता है। जो भी ट्रेन थी सब ट्रेन में लोग चढ़ गए थे, ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। एकदम ही बंजर सुनसान भूतिया माहौल वहाँ पे बन गया है। उसको पता नहीं क्यों नींद नहीं हुई थी या क्यों उसको अजीब सा डर सा लग रहा था, इसलिए मैं भूतिया माहौल बोल रही हूँ। वो अजीब सा डर रहा था, चारों तरफ देख रहा था कोई आएगा कि नहीं, ट्रेन कब तक आएगी। तभी अचानक से उसकी ट्रेन आने में 5 मिनट का टाइम बचा ही होगा, एक औरत भागती उसके सामने आती है, भागते भागते आती है। बोलती है बेटा बेटा तुम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो? ये बोलता है हाँ हाँ ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या हुआ आंटी? बोलती है बेटा तुम ना मुझे ना मेरे बेटे जैसे लग रहे हो। मेरा ना बेटा मुझसे बात नहीं करता है, मुझसे बहुत दूर चला गया है। मैं ना गई थी, नासिक गई हुई थी, नासिक से प्रसाद लेके आई हूँ, ये लो प्रसाद खा लो। एकदम जल्दीबाजी में घाई घाई में थी, उसके हाथ में प्रसाद देती है। बोलती बेटा खा लो खा लो खा लो, मुझे अच्छा लगेगा खाओगे तो। वो भी सोचता है कि आंटी इतने प्यार से बोल रही है, अपने बेटे जैसा बोल रही है, खा लेता हूँ। इतना घाई घाई करती है, फटाक से प्रसाद मुंह में डालता है और खा लेता है। वो आंटी प्रसाद देती है और जैसे ही खाता है वहाँ से भागते भागते निकल जाती है। वो समझ नहीं पाता है कि ये आंटी इतनी भाग भाग के आई थी और अचानक से भाग भाग के निकल भी गई, ज़्यादा ना बात करी ना कुछ करी। और जैसे ये प्रसाद खाता है ना, इसको अजीब सा इसके सिर में झटका लगता है और अजीब सी नेगेटिविटी या पता नहीं क्यों अजीब सा उसके सिर में वाइब्रेशन होने लगता है। उसको दिखना पूरा कम हो जाता है। तभी अचानक से ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है। इसको समझ में आ जाता है कि मेरी ही ट्रेन है। वो ट्रेन में चढ़ता है और चढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि वैसे देख तो लिया था स्टेशन पे ही, उसे पता चलता है कि मुझे कूप मिल गया है। कूप में सिर्फ मैं रहूँगा और मेरे साथ कोई और एक रहेगा। ये इतना इजीली मिलता नहीं है, कपल लोग को ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसके केस में पता नहीं कैसे हुआ था, इसको मिल गया था। ये वहाँ पर आता है और कूप के अंदर घुसता है तो क्या पाता है कि वहाँ पर मेरे अलावा कोई है ही नहीं, खाली है। इसको लगता है कि हो सकता है कोई और स्टेशन में कोई चढ़ेगा, मुझे क्या करना है, मैं अपना सामान रखता हूँ और कुछ खा लेता हूँ। अपना सामान वामान सीट के नीचे डालता है और नमकीन बिस्किट जो भी उसके पास था वो थोड़ा बहुत खाता है और खा के जैसे ही उठता है उसको नींद जैसे लगने लगती है। सिर पता नहीं क्यों अचानक से बहुत ज़्यादा घूम रहा था। वो बेड पे लेटता है और लेटने के कुछ सेकंड के अंदर ही उसको नींद लग जाती है।
नींद लग गई। पता नहीं कितने बज रहे होंगे, कितने नहीं बज रहे होंगे, अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कोई ज़ोर से उसको झकझोर रहा है और बोल रहा है उठ जा जल्दी से। ज़ोर से किसी ने बोला उठ जा जल्दी से, और ज़ोर से झकझोर के वहाँ पे रख दिया उसको। और झटके में उठता है, लाइट वाइट ऑन करता है, नाइट बल्ब बंद करता है, देखता है तो क्या बात है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, किसने मुझे झकझोरा था। लेकिन जैसे ही उठता है उसका सिर ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रहा था, अजीब सा डर लग रहा, धक 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 हो रहा था, उसके पूरे शरीर में खुजली हो रही थी, पूरे शरीर में। और जब हाथ पैर की तरफ देखता है, पूरे रैसेस रेड रेड और अजीब सी खुजली उसके पूरे शरीर में हो गई थी। उसको लगता है कि शायद मैं नहाया नहीं हूँ, लगातार शूट किया, उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। एक काम करता हूँ, बाथरूम में जाके नहा लेता हूँ। वो अपने कपड़े उपड़े निकालता है और बाथरूम में जाता है नहाने के लिए। शॉवर चालू करता है और जैसे ही शॉवर चालू करता है नहाने के लिए, उसके सिर से पानी जैसे शरीर पे गिरता है, उसको कुछ चिपचिपा सा महसूस होता है। और जैसे ही अपने हाथ वाथ पे देखता है, अपने पेट वेट पे, उस क्या महसूस करता है, क्या पाता है कि पूरे उसके शरीर पर खून ही खून और मांस के टुकड़े गिरे हुए हैं। और जैसे ये देखता है जोर से चीखता है और जोर से चीख के बाथरूम से बाहर भागता है। इतने जोर से चीखा था, बाथरूम से बाहर भागा था, फिर भी बाहर का माहौल बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल डरावना था, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ऐसे इजली लोग दिन भर नहीं घूमते, ना ही कोई बेचने वाले आते हैं। वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जो सोचता है कि मेरा वहम हो सकता है, बाहर निकलने के बाद शरीर पे कोई मांस कोई खून नहीं दिखाई दे रहा है। वापस से बाथरूम के अंदर घुसता है, बाथरूम के अंदर घुसता है और वापस से शॉवर चालू करता है। उसको ऐसा लगता है खौलता हुआ पानी उसके शरीर पे गिर गया, और जैसे अपने शरीर की तरफ देखता है, वापस से उसके पूरे शरीर पे खून ही खून दिखाई देता है। वो समझ नहीं पाता है कि मेरा वहम है या सच में मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, क्या ये ट्रेन, ये डब्बा भूतिया तो नहीं है। वो फटाक से अपना कपड़ा उठाता है और वैसे ही भागते भागते वो अपने कूप के अंदर आता है, यहाँ पर कपड़े वपड़े चेंज करता है और सोचता है कि मुझे सो जाना चाहिए, घर पे जाके जो भी करना है मैं करूँगा, चेंज करूँगा, नहाऊँगा, जो भी करना है। आता है और जैसे ही बेड पे लेटता है, लेटने के कुछ सेकंड के अंदर ही वापस उसको नींद लग जाती है। और जैसे ही नींद लगती है, उसको ज़ोर से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और अचानक से आँख खोलता है, उसके यहाँ पर मुंह के सामने वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसे स्टेशन पे मिली थी, जिसने उसे प्रसाद खिलाई थी, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा भयानक शक्ल दिखाई दे रही थी। वो ज़ोर से चीखता है, पूरा लाइट वाइट ऑन करता है। जैसे लाइट ऑन करता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन उसके कूप के यहीं पर सीट के पास अंदर इतना ज़्यादा बाल का गुच्छा दिखाई देता है। समझ नहीं पाता है कि ये क्या था। वो चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और दूसरे जो लोग होंगे, दूसरे जो भी कूप में जो भी चीज़ें थी वहाँ पर, वो दरवाज़ा बजाता है, नॉक करता है। एक अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। अंकल बोलते क्या हुआ तुम कोई प्रॉब्लम है। ये अंकल को पूरी बात बता देता है। अंकल बोलते हैं कि बेटा हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा या सच में तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, मेरी फैमिली है यहाँ पर, तुम आके बैठ सकते हो। अंकल अच्छे थे, बोलते एक सीट हमारा खाली है क्योंकि एक जन हमारे यहाँ से कैंसिल हुए हैं, तो तुम यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। वो जो था अंकल के कूप में जो भी था, वो कैबिन में वो आराम से बैठता है। पूरी रात उसका सिर दुखता है, बैठे बैठे पूरी रात निकाल देता है। घर पहुंचता है, उसके बाद से उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। रोज़ रात में चीख के उठता था, वही बूढ़ी औरत उसको दिखाई देती थी। उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वज़न डाउन हो गया। पूरे 1 साल तक वो बुरी तरह से बीमार रहता है, ना खाता है ना पीता है। उसको जब बताता है घर वालों को, उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं, उसके बाद ठीक होता है। और ठीक होने के बाद आज से 4 साल पहले जब शूट पे आता है, तब हम सबको वो अपनी ये खौफनाक स्टोरी बताता है। बाप रे, मतलब बहुत भयंकर घटना थी ये। हाँ। मतलब इस सिचुएशन में तो वो कैसे सरवाइव कर पाया, यही बहुत बड़ी बात है। कि क्योंकि मेरे साथ भी ट्रेन में ऐसा कुछ हो चुका है, मुझे मालूम है कि कितना डरावना वो फील होता है। अब मैं उस चीज़ को हैंडल कर पाया क्योंकि मैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। मैं ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया था, लेकिन खैर अभी वो अच्छा हो, यही प्रार्थना करते हैं। और आपको भी इस कहानी से सीख मिली है। सीख ये कि कभी भी आप ऐसे अकेले ट्रैवल कर रहे हैं ना,
तो हिम्मत बना के चलिए, किसी भी चीज़ से डरिए मत। अगर आप डर गए तो आप गए, और सबसे बड़ी बात, आपको दिया हुआ किसी का भी कुछ भी नहीं खाना है ट्रैवल के दौरान। बहुत सारे लोग ऐसे ही बस काला जादू करने के लिए घूमते हैं, बहुत डायने होती है, बहुत ऐसे जो डायना जो बोलते हैं ना, आदमी जो होते हैं, क्या बोलेंगे हाँ, उसको? टोन हाँ। हाँ, तो वो लोगों का काम ही ये होता है कि उनको अपना शिकार ढूँढना है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे उन लोगों ने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया ना, तो उनका जो जादू टोना है, ब्लैक मैजिक है, वो उनको ही हार्म करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही इसके केस में हुआ होगा, वो औरत उसके पास आई होगी, उसको खिलाई होगी और उसने खाया और वो गया। उसकी तो जान जाते-जाते बची, उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। ख़ैर, अब इसमें तो पूछ नहीं सकता कि किसने बताया, खुद तुमको खुद को ही पता चला। तो बस इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। आने वाले कुछ दिनों तक वीडियोस थोड़े डामाडोल मिलेंगे और कुछ दिनों बाद पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे और फिर फुल टू नॉर्मल चलेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।